गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। हर दिन की तरह आज भी इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। 1.5 घंटे तक हमारा और आपका साथ रहेगा और 90 मिनट्स के दौरान हमारी कोशिश प्रोग्राम के आखिर में रहती है हर दिन की तरह कि आपकी प्रोग्राम्स में लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएं और अपनी बात आज रखेंगे। हमेशा की तरह आज भी कॉल कीजिएगा जब टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश होंगे। लेकिन प्रोग्राम के मुतालिक आपको और भी जानकारी देते चलें कि सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हो चुका है, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर आप लाइव नशरियात के साथ साथ मुसलसल तमाम खबरों के हवाले से अपडेट्स देखते हैं और वहाँ पर तमाम डिटेल्स आपको तहरीरी तौर पर भी मिलती हैं। प्रोग्राम में जहाँ पर आज जम्मू कश्मीर की बात होगी, मुल्की सतह पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अदालतों की बात होगी और बैनुल-अक़वामी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है और दूसरी तरफ ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ भारत, अमेरिका और भारत और चीन ताल्लुकात के हवाले से बात, चूँकि क्वाड इजलास जब अभी शुरू नहीं हुआ है उससे पहले ही चीन की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया है। दीगर कुछ मामलात भी हैं, बात उन पर ज़रूर करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि जहाँ पर आज मई की 23 तारीख है और आज का दिन अहमियत का हामिल इसलिए भी है चूँकि आज जहाँ पर क्वाड ममालिक का इजलास होगा, भारत की तरफ से नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। वो इस वक्त जापान पहुँच चुके हैं। इस दौरे पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ दीगर मामलात भी हैं। मौसम भी बदल रहा है, मौसम बदलने के साथ साथ सियासी पारा भी काफ़ी गर्म हुआ है। नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हदबंदी कमीशन की जानिब से भी जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें आने वाले दिनों में क्या कोई तब्दीली होगी, कोई और पेशरफ्त होने जा रही है, इस पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम दिल्ली और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख यूटी के अंदर वहाँ पर भी सबकी नज़रें हैं, जहाँ अगले 2 दिनों के दौरान काफ़ी हलचल होने वाली है और सरकार का क्या रुख रहेगा लद्दाख के मामलात को लेकर, उस पर बात करेंगे। कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इजलास बुलाया गया है। साथ ही इस प्रोग्राम में आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक आज पीर का दिन है, 23 तारीख है। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है वो ज़रा आपको बताते हैं, चूँकि आज का दिन जो है वो हिंदुस्तान के एतबार से और दुनिया के दीगर कई ममालिक के एतबार से भी काफ़ी अहम और पाकिस्तान के लिए भी आज का दिन काफ़ी अहम है। चूँकि 1420 में आज का ही दिन था, 23 तारीख थी, जब ऑस्ट्रिया और शाम से यहूदियों को निकालने का ऐलान किया गया और ऑफिशियली यहूदियों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कवायद शुरू की गई। साल था 1420 और तारीख थी 23 तारीख। इसके अलावा 2001 में आज से ठीक 21 साल पहले भारत के लिए पाकिस्तान का MFN दोबारा स्टेटस देने से इनकार किया। मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो स्टेटस दिया जाता है उसमें दोनों ममालिक की रजामंदी होती है या नहीं, इस पर 2001 में फैसला हुआ जब भारत के लिए पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन देने से इनकार हुआ था। साल था 1940 जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। 23 तारीख का दिन काफ़ी अहम। साल 1949 में आज ही का दिन यानी 23 मई 1949 को मगरबी जर्मनी, जहां पर आइन को अपनाने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वजूद में आया और आज तकरीबन 60 से 70 बरस जो हुए हैं, ये पहली मरतबा जर्मनी के अंदर होगा जहां पर आइनी तौर पर तकारीब का एहतमाम अब होता है, जो 1949 से पहले जर्मनी के अंदर नहीं हुआ करता था 23 तारीख से कबल। इसके साथ साथ 1979 में आज ही का वो दिन था जब पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में 17 नवंबर 1979 को 23 तारीख को ही इंतखाबात मुनक्किद कराने का जब ऐलान किया था, तो आज 23 तारीख थी जब उनने इस पर इत्तफाक का इजहार किया था, जो 17 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी और 23 मई को दोबारा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, जब ज़बरदस्त गहमा गहमी थी और बांग्लादेश के अलग होने के बाद से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही थी। 1701 में स्कॉटिश प्राइवेट विलियम किड को चोरी के जुर्म में फांसी दी गई और आज का दिन इसलिए भी स्कॉटलैंड के लिए अहम, चूंकि 1701 में पहला इस तरह का ही मामला था जिसमें किसी के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई हो। 1904 में पहली रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप वियना के अंदर मुनक्किद हुई। आगाज 23 तारीख को हुआ था, आज से ठीक 116 बरस कबल। और 1995 में आज ही का वो दिन था जब जावा प्रोग्रामिंग जुबान का पहला वर्जन जारी किया गया।
यानी प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटराइज्ड होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसकी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, शुरुआत आज के दिन 23 तारीख को 1995 में हुई थी। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम मालूमात। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे बाकायदा, और आज आपको सबसे पहले जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे। हमारे साथ ही गौहर कुचे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया गौहर। शुरुआत प्रोग्राम की कीजिएगा जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में आज श्रीनगर से बड़ी खबर यानी कि वादी से बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि आईजीपी कश्मीर की जानिब से एक ट्वीट किया गया है कि श्रीनगर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर मिलिटेंटों की गिरफ्तारी हुई है। लश्कर तोयबा और टीआरएफ के साथ वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। आईजीपी कश्मीर की जानिब से ट्वीट किया गया है, गिरफ्तार मिलिटेंटों का ताल्लुक जो है वो लश्कर तोयबा और टीआरएफ से है। बताया गया है जिनके कब्जे से 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 गोलियां और एक साइलेंसर बरामद किया गया है। श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पुलिस की जानिब से, श्रीनगर पुलिस की जानिब से 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों की गिरफ्तारी हुई है। यह पुलिस की जानिब से कहा गया है और साथ ही साथ इन मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तोयबा और टीआरएफ से बताया जाता है। और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इनके कब्जे से 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 गोलियां और एक साइलेंसर बरामद हुआ है। और आईजीपी कश्मीर की जानिब से कहा गया है कि एक श्रीनगर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी से करार दिया गया। आज सुबह पुलिस की जानिब से इस हवाले से ट्वीट किया गया, जानकारी दी गई कि पुलिस, श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल किया, जहां पर 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। का हवाला देते हुए जो ट्वीट किया गया है पुलिस की जानिब से, उसमें जानकारी दी गई है कि 2 मिलिटेंट्स हैं, काफ़ी वक्त से तलाश थी, सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे नॉर्थ टू साउथ। दोनों का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये दोनों जो है पुलिस काफ़ी वक्त से इन्हें तलाश कर रही थी, मतलूब थे। और लश्कर नामी तंजीम और इसके साथ साथ जो लश्कर का फ्रंट है टीआरएफ, पुलिस बयान के मुताबिक दोनों का ताल्लुक इस तंजीम से है। जो काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ है उसमें पहले ही गौहर ने आपको बताया 15 पिस्टल, 30 मैगजीन, 300 राउंड्स और एक साइलेंसर रिकवर करने का पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। और केस भी सिलसिले में रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस का बयान अब तक सामने आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब आपको उस रिपोर्ट की तरफ लिए चलते हैं जिस पर अभी भी सियासी बयानबाजी जारी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, जम्मू कश्मीर से बाहर की बात हो। और रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से भी आया था, जिस पर भारत का मौक़िफ़ भी दोबारा सामने आया था। मरकजी हदबंदी कमीशन की मरकज़ जो है वो हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को जल्द कबूल कर सकता है, इस तरह के इम्कानात हैं, चूँकि हुकूमत रिपोर्ट में तरामीम भी कर सकती है। और ज़राया से जानकारी मिल रही है कि जो रिपोर्ट आपको याद है कि 20 और 21 के दरमियानी शब्द से, यानी 2 रोज़ कबल जिस रिपोर्ट के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर कानूनी तौर पर काम शुरू हो गया है, वो रिपोर्ट मरकज़ के सामने कमीशन की जानिब से रख दी गई है। और बहुत जल्द बताया जाता है जो सिफारिशात हैं वो कबूल की जा सकती हैं। यूनियन टेरिटरी के मुतल्लिक, यानी जो हदबंदी की गई है, नई हदबंदी हुई है, नए सिरे से जो जोड़ तोड़ हुआ है, उस पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बहुत सारी सिफारिशात थी जो सरकार के सामने हैं। और जल्द ही दुरुस्त नंबर्स को लेकर कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो रखी गई सिफारिशात के ज़रिए। इस जो रिपोर्ट कमीशन की तरफ से रखी गई है उस पर हुकूमत की जानिब से भी कोई फैसला लिया जा सकता है। चूँकि कश्मीरी पंडितों का मामला हो, मगरबी पाकिस्तान से आए लोग हों, उनके लिए भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, असेंबली में उनकी नामजदगी होनी चाहिए। इस पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुसलसल गौर किया जा रहा था। और क्या कश्मीरी पंडितों को आने वाले वक्त में असेंबली के अंदर नुमाइंदगी हासिल होगी, और मगरबी पाकिस्तान से आए लोगों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात में अब जाकर उन्हें इंतखाबात लड़ने और क्या उन्हें भी नुमाइंदगी का मौका मिलेगा, ये 2-3 बड़े सवाल हैं। और दोनों सवालात सरकार के सामने भी काफ़ी वक्त से थे, लेकिन जब रिपोर्ट इस वक्त क्योंकि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है और जम्मू कश्मीर के अंदर कानून की रूह से इतलाक भी इसका हो चुका है, तो उसके बाद अब खबर यह है कि सरकार आइंदा कुछ दिनों के दौरान जो सिफारिशात हैं उन्हें कबूल करने के साथ साथ हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसमें हुकूमत चंद एक चीज़ों में तरामीम भी कर सकती है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इसी खबर पे हैं। इशफाक, ज़रा और तफसीलात फराहम कीजिएगा कि
ये रिपोर्ट जब सरकार के सामने जाएगी तो क्या कोई कानून की रूह से गुंजाइश है कि जो चीजें लिख दी गई हैं, जिनका इतलाक भी कानून के एतबार से जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है या हो चुका है 2 दिन पहले जब डिटेल सामने आई थी, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी गुंजाइश है कि वो इसमें चेंजेस ला सकती है, तरमीम कर सकती है? बिल्कुल आसिफ, जैसे आपने इस खबर की थोड़ी सी तफसील अपने नाजरीन को बताई दी, तो इसमें और 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि जब हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तहरीर की थी तो उसी वक्त काफी चीजें सामने आ रही थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुलकर सामने आ रही है। और जब हतमी रिपोर्ट सौंपी गई और नोटिफिकेशन जारी की गई और उसके बाद दूसरी नोटिफिकेशन वजारत इंसाफ व कानून की तरफ से जारी करते हुए कहा गया कि इसका निफाज मुकम्मल हो गया, निफाज किस दिन से होगा, तो अब सबकी नजरें हैं कि इसमें पार्लियामेंट में लाया जाए। और जब आप इस रिकमेंडेशंस को जो सरकार के सामने हदबंदी कमीशन ने रखी हैं उसको देखते हैं तो हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो है जम्मू कश्मीर असेंबली की हदबंदी के बाद दैट इज 114 सीटें हैं और 114 सीटों में 90 सीटों पर इलेक्शन होने हैं। 24 सीटें जो है वो पीओजेके के लिए रखी गई है। सन 47 में जो लोग निकल चुके हैं या हमारा जो हिस्सा उत्तर के लिए है उसके लिए 24 सीटें रखी गई है। और 90 की सीटों में जब आप देखेंगे तो 47 कश्मीर के लिए और 43 जो है वो जम्मू के लिए है। ये मोटा मोटा था इसमें, लेकिन 2-3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, शायद उस पर किसी ने उस वक्त गौर इतना ज्यादा नहीं किया था। एक ये कि 2 सीटें जी नॉमिनेट की जाए कश्मीरी पंडितों के लिए, 2 खवातीन के लिए, हो गई 4। और इसी रिकमेंडेशन के अंदर यह भी लिखा गया था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए भी नॉमिनेशन होनी चाहिए। बस इधर ये छोड़ दिया गया था। जब ये छोड़ दिया गया था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए नॉमिनेशन होनी चाहिए और ये ब्रैकेट नहीं किया गया था कि 1 सीट, 2 सीट, 4 सीटें या कितनी सीटें, क्योंकि 24 सीटें हमारे पीओजेके के हैं और उनमें जो लोग वापस आए हैं जिनको शहरियत यहाँ मिली है तो वो काफी अरसे से वोटिंग राइट्स की बात कर रहे थे, जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर वोट के राइट थे, स्टेट असेंबली के अंदर नहीं थे। अब उन्हें वो बहाल हो गए जब रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई। तो अब यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है और ये बड़ी टेक्निकल और लॉजिकल बात है। जब ये रिकमेंडेशन की आप बात करते हैं तो मरकज जो इस वक्त जो हमारे जराया बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक प्रपोजल है 3 से 4 सीटें जी और दे दी जाए और वो इसी कोटे से दी जाए जो पीओजेके वाला कोटा है, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई थी सन 47 में और उसके बाद कुछ लोगों को यहाँ वोटिंग राइट्स मिल गए, तो 3 या 4 सीटें डिफ्रीज करने की बात हो रही है, नॉमिनेट करने की बात होती है। यहाँ पर नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। पहले 2 सीटें कश्मीरी पंडित की, 2 खवातीन की, और अगर यहाँ 3 से 4 सीटें और खुल जाती हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका पिटारा कहाँ की ओर जाएगा। तो रीच कहाँ पर जाएगी? आप जो अभी 90 की असेंबली की सीट हो रही थी अब ये 98 तक जाएगी जी। अगर ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चला जो हमें जराया बता रहे हैं, हाई रिप्लेस सोर्सेज बता रहे हैं, तो ये 98 तक जाएगा, जिनमें 2 खवातीन होंगी, 2 कश्मीरी पंडित होंगे जो ऑलरेडी रिकमेंडेशन के अंदर है 4, और 4 सीटें पीओजेके को देने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर 8 सीटें खोली जाएंगी, तो ये 98 तक जाएगी फिगर। और इसको कहा गया कि क्योंकि हमारा जब रियासत का तकसीम कारी हुई थी तो हमें कहा गया था कि पौंडीचेरी तरज की रियासत का रद्द-ए-अमल जो है, जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। याद होगा हमारे नाज़रीन को जब वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला साहब ने रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 370-35 के इख्तिताम का ऐलान किया, तो कहा कि पौंडीचेरी तर्ज की रियासत होगी। और पौंडीचेरी तर्ज की रियासत का जब आप खाका खींचते हैं तो देखते हैं जो एक्ट वहां पर है, तो वहां पर इस तरीके की बात है 3, 4, 5, 6 लोगों की वहां पर भी रिजर्वेशन है। और वो रिजर्वेशन रिजर्व तक की नहीं है बल्कि उन मेंबरों को वोटिंग राइट्स है, वो बिल पर भी वोट कर सकते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी वोट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से 8 सीटें आने की उम्मीद है कि जो रिजर्व हो जाए, जो नॉमिनेशन पर आएंगी। और जब 8 सीटें आ जाएंगी तो आपकी मेजॉरिटी जो है स्टेट असेंबली की वो 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर SC, ST और OBC के लिए पहले ही सीट्स का तयन कर चुकी है मरकजी हुकूमत।
तो ये एक नया फिगर है जो हमारे सामने आ रहा है। और माजी में याद रखिएगा हमारे पास 111 सीटें हुआ करती थी, जिनमें पीओजेके के लिए 24 और 87 सीटों पर हम चुनाव करते हैं, जब अर्थ स्टेट हुआ करती थी जिनमें लद्दाख भी था। तो नई बात जो इसमें है वो ये है कि 4 सीटें ऑलरेडी थी जो नॉमिनेशन पर जानी थी, 2 कश्मीरी पंडित के लिए और 2 वुमेन रिजर्व जो नॉमिनेशन थी। 4 तो पहले की थी, लेकिन जो क्लास वहां लिखा गया था कि पीओजेके के लिए जी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो ब्रैकेट ये नहीं किया गया था कि 1 सीट 2 सीट या 3 सीट, वही सवाल छोड़ दिया गया है मरकज पर। और माना जा रहा है कि मरकज के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर ये मूव होगा तो उसमें ये बात जरूर तरमीम के साथ सामने रखी जाएंगी कि मरकज चाहता है कि पीओजेके के लोग काफी सफर हुए हैं, उन्हें 2 या 3 सीटें या 4 सीटों तक जाने का मन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बन चुका है। और अगर ये 4 सीटें बनती है तो हमारी जो लाइन होगी वो 8 सीटें बढ़ जाएंगी, तो 98 तक हमारा वो फिगर चला जाएगा। और इस तरीके से फिर हमारी इशफाक एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ये हदबंदी का मामला उठा तो सिखों की तरफ से भी उनकी भी मांग, उन्होंने भी मांग की थी कि उनकी भी नुमाइंदगी के लिए एक रिजर्वेशन रखी जाए। क्या उस पर भी गौर हो सकता है? देखिए, अगर आप ये एक लंबा पिंडोरा खुल सकता है जिस तरीके से हो रहा है जी। कश्मीरी सिख ऑलरेडी एक माइनॉरिटी फ्रैक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमेशा उन्होंने प्ले किया है जी। फिर हमारी एक माइन्यूट माइनॉरिटी है जी क्रिश्चियन जी, वो भी हमारी रियासत का हिस्सा है। तो इस तरीके से बड़ी आवाजें हैं। शिया लोग अपने तरीके से आवाज पहले से ही लगा रहे थे कि जनाब हमें से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी, इवन कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक आवाज थी उनकी कि प्रॉपरली उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। बहरहाल एक बात है कि कश्मीरी सिंह को ने रिप्रेजेंटेशन भी दी है, कमीशन के सामने भी उनकी बात चली गई है, लेकिन यहाँ पर सारा मामला जो है वो पीओजेके वालों का है, क्योंकि कमीशन ने ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि पीओजेके के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और उनकी सीटें नॉमिनेट की जाए। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल फ्लॉ जो कमीशन ने मेरी नजर में छोड़ा है, या उसे जानबूझकर कहा गया कि वो छोड़ दे, वो ये है कि फिगर नहीं बताया। जहां उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कहा कि 2 सीटें जी रिजर्व होंगी और नॉमिनेशन पर चली जाएंगी, 2 खवातीन पहले भी हुआ करती थी असेंबली के अंदर, यहाँ पर भी थी, और फिर जाके यहाँ पर वो रुक गए कि पीओजेके के लिए जो नॉमिनेशन होनी चाहिए। अगर वो यहाँ 1 सीट लिखते तो आज ये बहस ही नहीं होती। जब उन्होंने ये पेंडोरा खोल दिया कि सीटें कर दीजिए, तो ये उन्होंने मरकज पर छोड़ दिया कि वो कितनी देना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला पीओजेके का है जो सन 47 वाला मामला है। तो हमारे जराया जो वजारत दाखिला के अंदर है, वजारत कानून के अंदर है, वो इसको खींचना चाहते हैं 4 तक, और अगर ये 4 तक खींचता है तो उस तरीके से आपकी जो नॉमिनेशन वाली सीटें वो 8 हो जाएंगी और 98 हमारा शेड्यूल बनेगा और 50 हमारी मेजॉरिटी का फिगर बनेगा। और फिर आप देखिएगा कि फिर आगे चुनाव किस तरीके से रियासत के अंदर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हदबंदी की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आई है, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, वो सीटें मजीद आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। सरकार की तरफ से इन सिफारिशात पर गौर करने का जल्द इम्कान है और हतमी फैसला लिया जा सकता है। कश्मीरी पंडितों का मामला है और मगरबी पाकिस्तान से आए लोगों का मामला है जिनके मुतालबात काफ़ी थी, तो 98 तक भी ये जा सकते हैं। लेकिन इस पर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर इस पर जिस तरीके से काम हो रहा है, इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा, तो इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी और ज़रा मुख्तलिफ रिएक्शंस आने वाले कुछ दिनों के दौरान है और कुछ और कम्युनिटीज़ भी खड़ी हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे बात अब ज़रा जम्मू कश्मीर के मौसम की फटाफट से आपको बताते हैं, चूँकि यूनियन टेरिटरी के अंदर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में मौसम बदला है बल्कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पंजाब, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर दर्जा हरारत में गिरावट देखी गई है। रात भर तेज हवाएं चली हैं, बारिशें हुई हैं और चंद एक इलाकों से नुकसान की भी इतलात हैं। जी नाज़रीन, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पहले ही 21 से 24 तारीख तक जो मौसम है जम्मू कश्मीर का उसमें बदलाव आने के इम्कानात जाहिर किए थे, जहां उन्होंने कहा है कि मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ तेज़ हवाएं चलेंगी, बारिशें हो सकती हैं, सालाबारी हो सकते हैं। उसके साथ साथ ही एडवाइजरी भी जारी की उन्होंने
अगर हम बागात की बात करें, बाग मालिकान की बात करें, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई और साथ ही साथ सयाहों के लिए भी महकमे मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई। लेकिन गुज़िश्ता रात जिस तरह से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और दीगर मुल्क के कई अहम हिस्सों में भी बारिशें हुई हैं, तेज़ हवाएँ चली हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से खबरें मौसूल हुई हैं कि वहाँ पर नुकसान भी हुआ है, जहाँ पर गरज चमक के साथ साथ कहीं पर सालाबारी भी हुई है और तेज़ हवाएं भी चली हैं। दरख्त जड़ से उखड़ने के जो वाक़ात, उन हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं। साथ ही साथ कई इलाकों में बिजली का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम होकर रह गए। इस तरह की कई खबरें भी वादी कश्मीर से मौसूल हो रही हैं और बादल फटने के वाक़ात भी गुज़िश्ता रात भी कई इलाकों से आई हैं, जहाँ पर जो कई भेड़ बकरियाँ भी हलाक हुई है। इस बीच तस्वीरें भी आपको बताएंगे कि जो रात भर और फिर सुबह की तस्वीरें सामने आई, इससे पता चलता है कि चूंकि महकमा मौसमियात ने पहले कहा था 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर के अंदर 21 से 26 के दरमियान बारिशें हो सकती हैं, तेज़ हवाएं होंगी और उस एडवाइजरी को या जो वो सारी सूरत हाल हुई उसके बाद इस तरह का मौसम जो है वो देखने को मिला है पिछले 24 घंटों के दौरान भी। और तेज़ हवाओं से कुछ एक इलाकों से भी खबर है कि मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है, खड़ी फसलों को ऊपरी इलाकों में नुकसान पहुंचा है और बालाई हिस्सों के अंदर पहाड़ों पर ख़ासतौर से ताज़ा बर्फबारी भी हुई है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। एक और तस्वीर आपको बताएंगे जहाँ पर सुबह सुबह कुछ इलाकों से, शुमाली इलाका जात से और खिता पीर पंचाल से, चिनाब वैली से भी इतलात हैं कि पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जहां से ये पता चलता है कि महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी और आज दिन भर भी ये सूरत हाल रहने वाली है। गई है कि आज भी मौसम अबरालूद रहेगा। जम्मू खिते के साथ साथ वादी के अंदर भी कुछ एक इलाकों में देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी की शिद्दत जो थी वो ज़रूर कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानी ये है कि मौजूदा वक्त में जब तेज़ हवाएं चल रही हैं शुमाली हिस्सों के अंदर, तो खड़ी फसलों को भी नुकसान की इतलात हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे हैं, हमारे श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे। इरफान, ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं? जम्मू के अंदर कुछ इलाकों में नुकसान भी हुआ है, वादी में खित्ते के अंदर सूरत हाल क्या है और प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। अगर मैं बात करूं मौसम को लेकर, तो मौसमी महकमियात की तरफ से जो 4 डे वेट स्पेल जो है बताया गया है 21 तारीख से, उसका असर जो है खासा जमीन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल भी हमने देखा जबरदस्त तेज हवाओं का असर, जबरदस्त तूफानी हवाओं का असर जो है वो दिखाई दिया, जिसमें सेंट्रल कश्मीर के कई ऐसे इलाके, गांदरबल में भी एक हादसा पेश आया जिसमें तकरीबन 50 के करीब जो है शीप जो लाइटनिंग की वजह से मर गए। जो अब्दुल सलाम चौपान है, जो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए उसने लिया था और उसके बाद अचानक से वहां बिजली की कड़कड़ाहट और वो उसके बाद जो लाइटनिंग हुई उसकी वजह से वो 50 के 50 पेड़ मर भी गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो त्राल में एक स्कूल है जहां पर चिनार का दरख्त, जी हाँ, उसकी जो टहनी है वो टूटी है और उसके बाद वो बिल्डिंग डैमेज हो गई है। इसी तरीके से कई ऐसे मकान हैं, कई ऐसे जी हाँ कुछ ऐसे शेड्स है जो इस तूफानी तेज हवाओं से काफी ज्यादा जिसमें नुकसान पहुंचा है। क्योंकि रेन थंडरस्टॉर्म लाइकली जो है ये तकरीबन अभी 24 घंटे असर करेगी ही करेगी, क्योंकि गस्टी विंड्स जो है इसका असर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले भी बताया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि ये एक सिग्निफिकेंट क्लाउड है जो कि डेवलप हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये उसके बाद मूव हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिसने एक मॉडरेट हेवी रेन एक खड़ी कर दी है। और कई इलाकों में ये भी खबर आ रही है कि कई बालाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी के भी इम्कान जो है हाई रीचेस पर बताए जा रहे हैं। जैसे कि मौसम के साथ साथ अगर मैं टेम्परेचर को लेकर आसिफ रशीद बात करूं, श्रीनगर में भी 10.2 जो है उसे रिकॉर्ड किया गया, पहले 10.9 था, यानी तो लो चला गया है। इसी तरीके से गुलमर्ग की बात करें तो वहां पर पहले 2.6 था, अब वहां 2.0 बताया जा रहा है। काजीकुंड में 7.6 है, जबकि वहां 7.9 बताया जा रहा था। कुपवारा की बात करें तो 8.9 डिग्री सेल्सियस है, कोकरनाग की बात करें तो 7.8 डिग्री सेल्सियस है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है मेट डिपार्टमेंट के एंड से कि फार्मर्स और टूरिस्ट जो कश्मीर में
जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो एक्टिविटीज अगर देखा जाए फार्मर जिस तरीके से अपना जो है दवापोशी का काम करते हैं, टूरिस्ट लोग जो है खासतौर पे जो इस पर घूम फिर रहे हैं, चाहे वो शिकारा राइड कर रहे हैं, बोट राइड कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, केबल कार राइड ले रहे हैं या ट्रेकिंग कर रहे हैं, तो अभी कुछ टाइम के लिए 2 दिन के लिए उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि एहतियात बरता जाए। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि खबर ये भी है कि अफरवट और इसके आसपास के इलाकों में बालाई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई है, सयाहत पर किसी तरह का असर पड़ा है? चूंकि एडवाइजरी भी जारी की गई है, एक तरफ जहां लोगों को अलर्ट रहने की बात की जा रही है, टूरिस्ट के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप अफरवट कोंगलूरी की बात करेंगे जो अब वो 14,000 फीट सी लेवल है, तो वहां पर बर्फबारी भी होती है, उस टाइम होती है, जबकि कश्मीर में बात करें तो मौसम गर्म रहता है या धूप रहती है, क्योंकि वो हाई रेंज पर बेल्ट है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो केबल कार की जो मूवमेंट है उसमें अगर तेज तूफानी हवाओं का असर देखने को मिला तो वो उस वक्त रोका भी जाता है। और पिछले बारी हमने देखा था कि एक टाइम पे एक केबल कार बॉक्स भी गिर गया था, जिसकी वजह से बाद में थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए उसे स्टॉप भी किया गया था। अब एडवाइजरी यही है फिलहाल मेट डिपार्टमेंट के एंड से टूरिस्ट को लेकर, खासतौर पे जितनी भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, चाहे वो बोट राइड कर रहे हैं, केबल कार राइड कर रहे हैं, ट्रेकिंग कर रहे हैं, उसे 2 दिन के लिए थोड़ा सा स्टॉप किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा जो ये क्लाउडी डेवलपमेंट है ये अभी असर करेगी, 24 घंटे तक इसका असर रहेगा और बाला इलाकों पर खासतौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। और ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर अफरवट की आपके सामने नॉर्थ कश्मीर की, दूसरी आपके सामने पीर पंचाल की, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक एरियाज में धूप खिलना शुरू हुई है, लेकिन बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी पहाड़ों पर देखी जा सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों के अंदर है, यानी सर्दी में थोड़ा सा इजाफा ऊपरी इलाकों में। दूसरी ये भी है कि जैसा एडवाइजरी की बात की जा रही थी, तो ऊपरी इलाकों में चूंकि इन दिनों लोग धूपों का वापस रुख कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो 4 से 5 महीने बालाई हिस्सों में गुजारते हैं, उन लोगों से भी सख्त एहतियात बरतने को कहा जा रहा है, चूंकि आने वाले कुछ दिनों के दौरान तेज हवाओं का ये दौर जो है इसी तरीके से चलेगा। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जब कुछ एक इलाकों में बर्फबारी की हल्की बर्फबारी या बर्फ की सफेद चादर आप देख सकते हैं पहाड़ों पर इस वक्त है, इसके बाद दर्जा हरारत नीचे जरूर आया है, लेकिन 25 तारीख के बाद दोबारा से जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी में इजाफा देखा जाएगा। दोबारा से मौसम पिछले कुछ दिनों की तरह होगा, जैसे आप देख रहे थे तकरीबन 40, 38, 39 को जम्मू और कश्मीर वैली के अंदर जो है वो टेम्परेचर टच कर रहा था। कश्मीर में इतना तो नहीं गया था, लेकिन जम्मू के अंदर जरूर इसका असर आइंदा दिनों के दौरान भी देखेंगे। अब वो तस्वीर भी आपको दोबारा से दिखा देते हैं जिसका इरफान जिक्र कर रहे थे। ये गांदरबल की तस्वीर आपके सामने, जहां पर नुकसान उस वक्त हुआ जब शदीद बारिश हुई, सालाबारी हुई, और इस बीच 50 भेड़ें हलाक हुई हैं गांदरबल के इस इलाके के अंदर। और खबर है कि आसमानी बिजली गिरने से एक जगह ही जहां पर एक मकामी जो है वो चरवाहा मौजूद था, अब्दुल सलाम चौपान के तौर पर जिसकी शनाख्त हुई है, हकनार गांव के अंदर गुंड गांदरबल में सेंट्रल कश्मीर में 50 भेड़ें हलाक हुई हैं, जो यहां पर भेड़ बकरियों को चराने का काम कर रहा था। लेकिन रात के वक्त में मुसलसल बारिशें ऊपरी इलाकों में हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, सालाबारी हो रही थी। इसके अलावा जब सालाबारी के साथ साथ अचानक से यहाँ बिजली पड़ी तो 50 भेड़ें उसकी जद में आई हैं, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इधर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि मकामी जो चरवाहा है अब्दुल सलाम चौपान, जो कि हकनाड़ इलाके के अंदर मौजूद था, जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लाइटनिंग की वजह से, और रेस्क्यू टीम भी जो है वो मौके पर पहुंचा दी गई, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन लाखों रुपए का नुकसान चंद एक मिनट्स के दौरान देखा गया। इस इलाके के अंदर 50 भेड़ें जब हलाक हो चुकी हैं। इधर तीसरी तस्वीर आपको नई दिल्ली की भी बताते हैं, क्योंकि जब शुमाली इलाकों की बात हम कर रहे थे तो ये सूरत हाल सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं थी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बलाई हिस्सों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी। तस्वीर नई दिल्ली के आपके सामने, मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सुबह बिजली गुल हो गई। शहरी इलाकों के अंदर, दिल्ली के अंदर ये सूरत हाल बनी जहां पर ट्रैफिक एकदम से थम गया, और अचानक जब रात भर हवाएं चलना शुरू हुई, और हवाएं बहुत तेज थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इस वक्त एडवाइजरी जारी करके अलर्ट रहने को भी लोगों को कह दिया गया है। बहुत सारे एरियाज के अंदर एयर ट्रैफिक मुतासिर हुआ है, जो निज़ाम था फिजाई वो मुतासिर होने के साथ साथ
पावर कट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ इलाकों में जहां पर ओले भी पड़े हैं, दिल्ली के अंदर तालाबारी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी थम गया है। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा फर्क इस पर सरकारी दफातर और निजी दफातर पर देखा गया, जहां मुलाजमीन दफातर का रुख वक्त पर नहीं कर सके। दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक जिसमें काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ा है। दोनों तरह की तस्वीरें बहुत सारे इलाकों के अंदर, चूंकि दरख्त नेशनल हाईवेज के ऊपर गिरे हैं और बहुत सारे एरियाज के अंदर जो डिवाइडर्स हैं उनके ऊपर दरख्त गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को एहतियातन रोका गया कुछ एक एरियाज के अंदर। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्ट किया गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान मजीद इस तरह की मौसमियाती तब्दीली से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से नुकसान भी कुछ इलाकों में हो सकता है। आर्जी तौर पर कुछ कॉलोनीज में खबर यह है कि शेड जहां पर बनाए गए थे या आर्जी ढांचे बनाए गए थे, वहां पर भी तेज हवाओं की वजह से नुकसान पहुंचा है। और दिल्ली के बेशतर इलाकों के अंदर, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भी बारिशें हो रही हैं, जिसका असर मामूलाती जिंदगी पर पड़ा है। ये सुबह सुबह सारी सूरत हाल है, यानी मौसम पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इस वक्त तब्दील हुआ और मानसून से कबल इस तरह की बारिश, इस तरह तालाबारी, तेज हवाएं होना और थंडरस्टॉर्म, ये परेशानी का सबब आज पिछले 7-8 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर से नई दिल्ली तक बना हुआ है। गौहर जी हाँ नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के फौरन बाद वापस आएंगे तो बात चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, कुछ और अहम खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं। वापस जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं और वो हादसा जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, नेपाल, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश तक हलाकतें हुई। रामबन के अंदर टनल हादसे के बाद अब सरकार ने होश के नाखून लिए हैं और ये कहा है कि हादसे की वजूहात क्या है, इस पर एक कमेटी तश्कील देकर तहकीकात शुरू की जा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि जो खूनी नाला टनल यानी कि रामबन के जो 2 रोज़ कबल ही वहाँ पर एक हादसा पेश आया है, जहाँ ब्लास्टिंग के दौरान वो टनल का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है, जिसके नीचे 10 अफराद जाँ बाग हुए हैं और 2 रोज़ तक ऑपरेशन जारी रहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सभी 10 अफराद की लाशें बरामद की गई और उन सभी जिनमें से 2 बानियाल की थी, मरूक रामबन के रहने वाले थे और मगरबी बंगाल के रहने वाले, उन सभी की लाशों को अपने अपने आबाई इलाका रवाना किया गया। लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से एक 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई है जो ये तहकीकात करेगी कि आए हादसा क्यों हुए, क्या हुआ, क्या कुछ इस हवाले से करने की ज़रूरत है, इन हादसों को किस तरह से रोका जा सकता है। इस सिलसिले में 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई है और वो 10 दिनों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश करेगी, यानी कि वजारत जो है उनके सामने पेश करेगी। जिस तरह से ये 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई है, रामबन के टनल के अंदर जो हादसा पेश आया है, इसमें जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि वजूहात जानने के साथ साथ आने वाले दिनों में इस तरह के हादसा से बचा जाए, इस पर भी गौर व खौज किया जाएगा। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? 3 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, यानी जो आज़ादाना तौर पर काम करेंगे बिना किसी दबाव के, 3 लोगों को जिन्हें बनाया गया है। इसमें मरकज़ी जो वजारत है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मॉर्क, उसकी तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ उसमें प्रोफेसर JT साहू हैं, IIT दिल्ली से इनका ताल्लुक है, जिन्हें कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और अगले 10 दिनों के दौरान इन्हें कमेटी की तरफ से रिपोर्ट तैयार करके सरकार को पेश भी करनी है। जो कमेटी बनाई गई है इसमें 3 एक्सपर्ट्स नेशनल हाईवे के ऊपर, एक तो परेशानी का सबब क्या है, किस वजह से हादसा हुआ है और आने वाले दिनों के अंदर जब ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, ट्रायल्स होंगे, ट्रायल कामयाब होंगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन उस वक्त जब ट्रैफिक रवां दवा होगा, वहां पर कोई हादसा पेश ना आए, तब रेमेडियल मेजर्स को खत्म करने के लिए कौन से इकदाम सरकारी सतह पर उठाए जा सकते हैं, ये रिकमेंडेशन सरकार के सामने इस कमेटी की तरफ से रखी जाएंगी। इसके अलावा खबर ये भी है कि इस कमेटी की तरफ से जो 3 एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं, 3 माहिरीन हैं जो काम करेंगे, वो मरकजी सरकार की जानिब से ऑलरेडी साइट पर भेज दिए गए हैं, यानी रामबन वो पहुंचा दिए गए हैं जहां पर एक हिस्सा कोलैप्स कर गया था। और इसके बाद आने वाले दिनों के अंदर इस कमेटी की जानिब से जो सिफारिशात हैं सिर्फ 10 दिनों के अंदर ना सरकार के सामने ना सिर्फ रखी जाएंगी, बल्कि ये भी कहा गया है कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ साथ मुतलका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनसे भी राय लेने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चूंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माहौलियात से जुड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं काम के दौरान जहां माहौलियात को नुकसान पहुंचने के अलावा आप देखते हैं कि इंसानी जानों का ज़िया होता है। अब तक सड़क हादसात का सिलसिला नहीं थमता था, लेकिन एक और हादसा हुआ
यह हादसा उस टनल के करीब, जिसका काम अफसोसनाक यह है कि 80% मुकम्मल होने के बाद भी कंसर्न अथॉरिटीज के मुताबिक हुआ है, वो परेशानी सबसे बड़ी है। और शायद अगर आने वाले दिनों के कुछ महीनों के बाद, खबर ये भी थी कि यहाँ पर ट्रायल हो सकता था, बहुत सारी चीजें रन की जा सकती थी, लेकिन उससे पहले ही 10 लोग तो गए, लेकिन साथ ही भारी मशीनरी का भी जिसका इस्तेमाल हो रहा था, नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये रामबन के हवाले से बात, 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट सरकार के सामने आ जाएगी। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात उस बीमारी की जिसे वबा करार दिया जाएगा या नहीं, इसके मुतालिक एडवाइजरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी जारी कर दी गई है। और दुनिया भर के अंदर अब तक 100 से ज्यादा केसेस मंकी पॉक्स के सामने आ चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद एक और वबा ने दस्तक दी है, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। और मंकी पॉक्स तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक के अंदर फैल चुका है और 100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 100 के करीब अभी मुश्तबा अफराद जो है उन पर तहकीकात की जा रही, लेकिन जो 100 से ज़्यादा केसेस उनकी तस्दीक हो चुकी हैं। 1 दर्जन से यानी कि 12 से 14 ममालिक से ज़्यादा इसमें आ गए हैं, इस जद में आ गए हैं, जहाँ पर मंकी पॉक्स के जो वायरस हैं, जो मंकी पॉक्स इन्फेक्शन है, वबा है, उसकी तस्दीक हो चुकी हैं। 12 से ज़्यादा ममालिक ऐसे आए हैं जिनमें ये पाया गया है। लेकिन इस हवाले से जम्मू कश्मीर में तिबी माहिरीन की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। उनसे कहा गया है कि अगर इन जो ममालिक इसकी जद में आ गए हैं, अगर वहाँ पर कोई भी वादी कश्मीर का रुख करता है, जम्मू कश्मीर का रुख करता है, तो इस हवाले से वो पहले डॉक्टरों से सलाह मशवरे ले, डॉक्टरों से मिले, उसके बाद ही इस हवाले से जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि ख़तरनाक बीमारी है, इसका अभी तक इलाज नहीं हो पा रहा है। इस हवाले से डॉक्टरों की जानिब से, जो तहकीक साइंसदानों की जानिब से इस पर जो है तहकीक की जा रही आई है, ये बीमारी, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों की जानिब से फ़िलहाल एडवाइजरी जारी की गई है। इस बीच इस एडवाइजरी के साथ साथ ये भी बताते चलें, दुनिया भर के अंदर जो केसेस आ रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक कोई केस नहीं आया, लेकिन बड़ी बात यह है कि वबा इसे करार दिया जाएगा या नहीं। आलमी इदारा सेहत की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग एक बुला ली गई है, दूसरी अब इसके बाद मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये फैसला होगा कि आया जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, यूरोप से इसका आगाज़ हुआ था और मिडिल ईस्ट तक की बीमारी पहुंच गई है, यूरोप के कुछ हिस्सों के साथ साथ बरतानिया, और इसके अलावा सबसे पहला केस जो है वो अफ्रीकी मुल्क से सामने आया था, जहां पर एक छोटे से कबीले से बीमारी का आगाज़ हुआ था। लेकिन ये आने वाले दिनों में ख़तरनाक साबित हो सकती है, काबिल इलाज ये ज़रूर है कहा जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो लोग पहुँच रहे हैं, बाहर से आते हैं, हम देख रहे हैं कि इस वक्त एयर सर्विस का सहारा लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, यानी मुख्तलिफ फ्लाइट्स के जरिए अलग अलग कंट्रीज से पहुंचते हैं, वहां पर केसेस आए हैं, तो उसका असर कहीं यहाँ ना देखा जाए, उस चीज़ से बचने के लिए एहतियातन एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके अलावा फिलहाल किसी किस्म के खतरात नज़र नहीं आते। दिन भर और भी इस पर बात करेंगे, माहिरीन से भी राय लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बीमारी से निमटने का और इसकी अलामात जो हैं वो किस तरीके से जाहिर होती हैं, बताने की आपको ज़रूर कोशिश करेंगे प्रोग्राम के ज़रिए। बढ़ते हैं आगे, बात अब एडवाइजरी के साथ साथ फौजी सरबराह के दौरे की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर का उनका ये पहला दौरा था, बल्कि वादी बिलखुसूस जहां उन्होंने इंतखाब किया था पोस्टिंग संभालने के बाद। 29 तारीख को जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जब रिटायर हुए तो उसके बाद फौजी सरबराह वादी कश्मीर पहुंचे और मनोज पांडे वादी का दौरा ख़त्म करने के बाद अब एक बार फिर से कह रहे हैं कि एलओसी पर सूरत हाल का तो जायज़ा लिया ही, लेकिन एलओसी का तक़द्दुस बरकरार रखने के लिए फ़ौज को चौकन्ना रहना होगा, फौजी सरबराह के बयान के मुताबिक। जी हाँ नाजरीन, फौजी सरबराह मनोज पांडे का जो 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा था वो इख्तिताम पजीर हुआ और इस सिलसिले में जहाँ उन्होंने फौजी अफसरान के साथ बात की है, जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी का जायज़ा भी लिया और साथ ही साथ जो मौजूदा सूरत हाल है वादी कश्मीर के अंदर उसके बारे में उन्हें आगाही दी गई है। और साथ ही साथ फौजी सरबराह ने एलओसी की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पर भी उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर भी सूरत हाल का जायज़ा लिया और जो हालात बने हुए हैं वादी कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता कई माह के अंदर वादी कश्मीर इस तमाम सूरत हाल से उन्हें आगाह किया गया। और जो 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा है, किस तरह के इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी इंतजाम, इस हवाले से भी फौजी सरबराह को आगाह किया गया। इस सिलसिले में फौजी अफसरान को उन्होंने हिदायत दी है कि वो आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी मोहतात रहे, मुतहरिक रहे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं और सभी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए फ़ौज या सिक्योरिटी फोर्स जितने भी फोर्सेज हैं, पुलिस है, CRPF, BSF, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हैं।
इधर एक तरफ जहां मिल्टन से निपटने के लिए पॉलिसी तरतीब दी जा रही है, वहीं कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की भी बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल, हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट, कश्मीरी पंडितों के मामलात, बेरोजगारी, बेकारी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्बत और ये तमाम चीज़ें थी जिन पर उन्होंने बात की, मीडिया के सवालों का जवाब दिया। लेकिन मिलिटेंसी से रिलेटेड भी उनकी तरफ से बात की गई और उनकी तरफ से कहा गया कि मौजूदा वक्त में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज ही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व पुलिस फोर्सेज हो, राष्ट्रीय राइफल हो, दीगर एजेंसियां हो, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आम लोगों के ताउन से ही मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का खात्मा हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक सभी लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है, एक साथ मिलने की, जहां उन्होंने तशवीश का इजहार मिलिटेंसी के बढ़ते वाक़यात पर और ख़ास तौर से वादी के अंदर जो हालिया टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं जिनमें मकामी कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान भी निशाना बना है, उस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल वादे और दावे किए जाते रहेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है। ज़मीनी सतह पर यह है कि मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए इस वक्त सबको हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाना होगा और इसमें सबसे बड़ा जो क्लेम है वो गवर्नमेंट का अपनी जगह है, लेकिन अवामुन नास भी इस वक्त आगे आए। सिक्योरिटी फोर्सेज, सिविल इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया का जब वो ताउन करेगी तो इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में इस तरह के जो है वो एक साथ मिलकर या मुत्तहिदा तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी से या दहशतगर्दी से मुकाबला किया जा सकता है। ये चीज़ें मुमकिन है गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक। तो नाज़रीन, ये थी गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात अब लद्दाख की करते हैं। मरकज़ के ज़ेरी इंतज़ाम लद्दाख के अंदर जो है इस वक्त सियासी पारा काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है, क्योंकि जो LAB यानी कि ले एपेक्स बॉडी और साथ ही साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से 26 मई को एक अहम मीटिंग होने वाली है, जहां पर वो जो एहतजाज करने की कॉल दी जा सकती हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे थी, मुतालबात थे कि लद्दाख को रियासत का दर्जा और 6th शेड्यूल और दीगर कई अहम मुतालबात थे लद्दाख के लोगों की। इस सिलसिले में उनका मानना है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उनके जो मुतालबात हैं, उनकी मांगे हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं। इस सिलसिले में अब 26 मई को एक मीटिंग होगी और मीटिंग में आगे का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा, तरतीब दिया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि आने वाले दिनों में जब 26 को मीटिंग होगी, लद्दाख जो ले एपेक्स बॉडी हैं और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके दरमियान मीटिंग होगी, मुशावरात होगी और उसके बाद ही जो है आगे का लाएमल तरतीब दिया जाएगा कि एजुटेशन शुरू होगी कि नहीं इस सिलसिले में। लेकिन 26 मई को मीटिंग है, क्योंकि उनका मानना है कि जो मरकज़ी वजारत दाखिला की जानिब से उनकी जो मुतालबात थे, जहां पर लद्दाख को एक रियासत का दर्जा बहाल करने के साथ साथ 6th शेड्यूल की जो मांग थी करगिल के लोगों को, वो हुकूमत के सामने रखी थी, लेकिन हुकूमत अभी तक उनके जो मुतालबात हैं, उनकी मांगे हैं, वो पूरे करने में नाकाम रहे। इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो है मुहिम शुरू की जाएगी, जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि माना जाता है कि एजुटेशन शुरू की जाएगी। चलिए, इस बीच आपको बताएं कि लद्दाख के अंदर अगले कुछ दिनों के दौरान जो है वो सियासी पारा गर्म होने वाला है। मोहम्मद इसहाक के पास सीधा लद्दाख लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इसहाक, एक तो ये बताएं कि 26 तारीख तय की गई है, 26 को मीटिंग होगी लद्दाख जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ एजेंडा क्या है जिस पर बात होने वाली? जी आसिफ साहब, आपको बताते थे लद्दाख एपेक्स बॉडी LAB यानी लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में आप 26 तारीख को मीटिंग होना तय है। आपको बताते चलिए कल एक इनफॉर्मल मीटिंग करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने किया है और इस मीटिंग के जरिए उन्होंने आने वाले वक्त के लिए, जिस तरह से पिछले टाइम पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की जाने से लगातार एक कोशिश किया जा रहा था कि लद्दाख के जो इश्यूज है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक, यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। और अब दोनों बॉडीज का मानना है कि क्योंकि MHA से डिले हुआ है, जो इश्यूज MHA के सामने रखा गया था और लास्ट ईयर फाइनल जब कॉल दी थी, लद्दाख बंद को कॉल दिया था और उसके बाद ये कहा गया था कि इस साल के आगाज में जब मौसम साजगार होगा उसके बाद लद्दाख के अंदर मोबिलाइजेशन और एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। और इसी के साथ अब 26 मई को लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस करगिल में मीटिंग कर रहे हैं और लेह एपेक्स बॉडी करगिल की तरफ रवाना हो सकता है।
जी। आपको बताते चले इस मीटिंग के बाद ये तय किया जाएगा कि लद्दाख के अंदर अब एजुटेशन का सिलसिला आने वाले वक्त में एक बार फिर शुरू हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात अहम है कि क्योंकि ये कॉल देने के बाद क्या एमएचए की तरफ से किसी भी तरह की रद्दअमल देखने को मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात अहम होगी। लेकिन लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अब कमर कस ली है कि अब एक बार फिर हुकूमत के सामने अपने मुतालिबात स्ट्रॉन्ग तरीके से मजबूती के साथ रखें। जी, एक चीज और भी बताइएगा, मरकजी सरकार के सामने जो बातें अभी तक रखी गई थी, क्या ये भी कहीं पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कि सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें हैं वो ताखीर से की गई, बहुत सारी चीजों में अभी तक काम नहीं हो पाया, तो इस बार एक नए सिरे से मीटिंग करके और मीटिंग का जब इख्ताम होगा तो सरकार के सामने एक मेमोरेंडम की शक्ल में पीजीज भी दिए जा सकते हैं, अपनी डिमांड्स भी रखी जा सकती हैं दोनों की तरफ से मुत्तफिका तौर पर? बताते चलिए दोनों की तरफ से मुत्तफिका तौर पर 4 अहम पॉइंट्स लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने रखा है, जिसमें खासकर स्टेटहुड सबसे पहले और उसके बाद 6 शेड्यूल की बात की है और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट भी है और पार्लियामेंट्री सीट्स की बात की गई है। और पॉइंट्स अलग अलग तरीके से ज्वाइंटली पॉइंट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ इससे पहले रखे हैं, चाहे वो नीति आनंद राय हो या जी किशन रेड्डी हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लद्दाख के अंदर लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अब नए तरीके से अपना एजुटेशन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा और इस बार पहले से भी ज्यादा जो है तेज तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले एश्योरेंस और यकीन दहानी बार बार यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि आपके इश्यूज के ऊपर बात किया जाएगा, लद्दाख के इश्यूज को लेके एक कमेटी भी प्रेरित किया जाएगा और जितना हो सके लद्दाख के इश्यू को हल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये चीजें होते हुए नजर नहीं आ रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लेह एपेक्स बॉडी आने वाले वक्त में मोबिलाइजेशन के साथ साथ एजुटेशन का प्रोसेस भी शुरू किया जा सकता है और मजबूती के साथ शुरू किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एक अहम मीटिंग लद्दाख के अंदर होने जा रही है और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे। एक जो इसाक बता रहे थे 4-5 पॉइंट्स हैं वो मरकजी वजारत दाखिला के साथ और आने वाले दिनों में मुज़ाकरात मरकजी हुकूमत के साथ लद्दाख के अंदर होंगे या नई दिल्ली कोई वफद आएगा, इस पर तफसीली तबादला ख्याल होगा और हो सकता है कि 26 तारीख को एक बड़ी अनाउंसमेंट हो लद्दाख के अंदर। जिस एजुटेशन को लेकर तैयारियां की जा रही थी मार्च के महीने से 6 मार्च से और उसके बाद किसी वजह से नहीं हो पाया था, वो एजुटेशन आने वाले दिनों में शुरू हो, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं जो यकसा मामलात हैं उनको अभी तक हल नहीं किया जा सका है। जो सरकार की तरफ से और खुद जी किशन रेड्डी भी लद्दाख पहुंचे थे, मुतलकिन के साथ बात की थी, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई और बहुत सारी जो डिमांड्स थी उन पर लैतुलैल से काम लिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर एजुटेशन हो सकता है जिसकी अनाउंसमेंट होगी और लेह के तमाम जो लीडरान हैं वो करगिल जाएंगे जहां पर ये मुलाकात होने जा रही है और उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। सरकार के नोटिस में बहुत सारी चीजें लाई जाएंगी। बात लद्दाख की हो रही है तो आपको एक और लद्दाख के सिस्टम के अंदर खामियां क्या हैं वो भी जरा आपको बताएं और लद्दाख ऑटोनोमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल पर भी सवालिया निशान है। सवालिया निशान उस वक्त जब ऑडिट करने की बात हो रही थी, कामकाज या बजट सिस्टम कैसा है, पैसा कितना आता है, कितना कहां पर खर्च होता है, इसे लेकर भी यह है कि तमाम जो काउंसिल्स हैं तमाम ज़ेरे इल्तवा खातों को ऑडिट करने के लिए अब जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को जो हुक्म दिया गया था उस पर वो खरा नहीं उतर पाया है, काम अभी तक नहीं हो पाया है। दरअसल आप देख रहे थे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी तक LHDC की तरफ से मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से जो जारी करदा हिदायत थी उनकी मुकम्मल तामील को यकीनी नहीं बनाया जा सका है और ऑडिट के लिए जो तमाम ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका अभी तक ऑडिट होना बाकी है वो उन पर तफसीलात फराहम जो है वो करने में अभी तक LHDC नाकाम साबित हुआ है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से तमाम ऐसे जो ज़ेर इल्तवा खाते हैं उनको ऑडिट के लिए जमा कराने के लिए मुकर्रर करदा जो टाइम लाइन्स थी उनको पूरा करने में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल नाकाम साबित हुई है। ताहम करगिल की जो हिल काउंसिल है उसने काम मुकम्मल कर दिया और दोनों काउंसिलों की तरफ से फंड्स के इस्तेमाल और मालियाती कवायद की जो पाबंदी है इसके बारे में वाज़ेह तस्वीर अकाउंट जनरल जम्मू कश्मीर की तफसीली जो तज्जिया इसके बाद सामने आई है। यूटी लेवल पर जो कामकाज होते हैं, सरकार की तरफ से जो बजट दिया जाता है वो चीज़ें देखनी होती है। जो मालियाती इदारे होते हैं जो साल के दौरान बजट इस्तेमाल होते हैं उस पर डिटेल्स देनी होती हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अकाउंट जनरल जम्मू कश्मीर को ये जल्द पेश कर दिया जाएगा, जो बाकी काम है बहुत जल्द है, मुतलकिन की तरफ से कहा गया है। इसमें यह भी है
कि LHSDC लेह की तरफ से अभी तक वजारत दाखिला की जो हिदायत थी उन पर उतरा नहीं गया है, काम नहीं हो सका है। और इसका अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि अब तक सिर्फ 6 माली साल के जो हिसाब हैं अभी तक जो ऑडिट हैं वो हुए हैं, सिर्फ 6 सालों का हिसाब अभी तक काउंसिल की तरफ से दिया गया है। ताहम लेह की तरफ से जो काम मुकम्मल किया गया उसमें कहा गया कि बकिया जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी कुछ दिनों में दे दी जाएंगी। और यूनियन टेरिटरी सेक्रेटरीट में जो मुशीर हैं लद्दाख इंतज़ामिया के उमंग नरुला, उनकी मौजूदगी में पिछले 25 सालों से ज़ेर-ए-इल्तिवा बहुत सारे केसेस हैं। खुद मुख्तार जो तरक्याती काउंसिल है, पहाड़ी तरक्याती काउंसिल यानी LAHDC के, वो अब दोबारा पेंडिंग जो केसेस हैं वो पहुंचेंगे और जल्द ये केसेस पूरे करने की भी हिदायत LAHDC को दी गई है। अभी तक जो हम देख रहे थे कि इसमें करगिल की तरफ से जो काम कुछ बचा है और कुछ एक हिस्सा जो है वो काउंसिल की तरफ से, करगिल की तरफ से हिल काउंसिल ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन लेह अभी तक इन गाइडलाइंस पर, इन हिदायत पर खरा नहीं उतर पाया है। जो अकाउंट्स के हवाले से उसे जानकारी देनी थी, चाहे LAHDC के जिम्मेदारान हो, डिप्टी कमिश्नर हो, ज़िला इंतज़ामिया हो, बाकी तमाम इदारों के सरबराहान, वो रिपोर्ट्स ऑडिट करनी होती हैं और अभी तक वजारत की तरफ से जो हिदायत दी गई थी उस पर लेह की जानिब से हिसाब किताब नहीं दिया जा सका है, जिसके बाद एक बार फिर फटकार लगना तय है LAHDC। करगिल ने ताहम काम अभी तक लगभग मुकम्मल कर लिया है। चलते हैं आगे, बात जरा खेल के मैदान से आपको बताते हैं और जम्मू कश्मीर के लिए बिलाखिर 22 मई 2022 को एक अच्छी खबर उस वक्त आई जब उमरान मलिक दूसरे ऐसे क्रिकेटर जम्मू कश्मीर से बने जो परवेज रसूल के बाद ब्लू जर्सी में आपको टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे। जिस सीरीज का आगाज 9 तारीख से अगले महीने से होने जा रहा, साउथ अफ्रीका के साथ 5 T20 मुकाबले होंगे। उमरान मलिक को इस टीम में चुना गया है और खुशी का इजहार चारों तरफ JKCA या तमाम वो खिलाड़ी जो एक इंस्पिरेशन के तौर पर उमरान मलिक को देखते हैं, जिनने कल आखिरी मुकाबला खेला, उनकी टीम IPL से बाहर हो गई है, लेकिन 22 विकेट के साथ IPL 2022 के एक सीज़न को एक शानदार तरीके से ख़त्म किया, अच्छी यादों के साथ। कल 24 रन 2.1 ओवर में, 2.1 ओवर में और 1 विकेट शाहरुख खान का उन्होंने हासिल किया। 22 विकेटों के साथ यादगार सीज़न छोड़कर गए, लेकिन बड़ी बात गौर ये कि इस बार जो उम्मीद की जा रही थी कि अब तक भारत की तारीख में सबसे फास्टेस्ट बॉलर जो प्रोड्यूस किया इंडिया ने, वो आप जम्मू कश्मीर की तरफ से टीम इंडिया में देखें। जी हाँ, ये जो उमरान मलिक ने IPL में अपना करियर शुरू किया है, IPL में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, न सिर्फ जो दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से उनकी शाबाशी की गई है, उनकी पीठ थपथपाई गई और जिस तरह से उनकी बॉलिंग यानी कि 150 के करीब उन्होंने गेंद फेंकी है, अपना रिकॉर्ड भी 154-157 के करीब उन्होंने गेंद तेज़ तरीन गेंदबाजी की है इस IPL के सीज़न के दौरान। जिस तरह से क्रिकेटर्स ने उनकी शाबाशी दी है, वहीं पर कल जब उसकी सिलेक्शन हुई है T20 सीरीज़ के लिए जो जनूबी अफ्रीका के साथ खेलनी है, तो उनके जो हवाई इलाका है वहाँ पर भी खुशी छा गई है, वहाँ पर भी लोगों ने उन्हें, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और साथ ही साथ उमरान मलिक को भी मुबारकबाद पेश किया। और उसके साथ साथ ही जब कल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने इस हवाले से खुशी का भी इजहार किया, उमरान मलिक को मुबारकबाद भी पेश की है कि टीम इंडिया के वो दूसरे ऐसे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बन गए हैं जो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। इससे पहले परवेज रसूल, अब उमरान मलिक। और अब ये देखना होगा कि उमरान मलिक जब टीम इंडिया के लिए खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो किस तरह की उनकी गेंदबाजी होगी, तो किस तरह का उनका जो है अब पहला कदम इस क्रिकेट के साथ ही होगा, आलमी क्रिकेट के साथ ही, टीम इंडिया के साथ ही किस तरह का होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन IPL उसका एक कामयाबी, एक तजुर्बा रहा और IPL सीज़न काफ़ी कामयाब रहा है। इस बार तकरीबन सारे मैचेस खेले और 14 मुकाबलों में 22 विकेट, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना होगा कि उमरान मलिक को एक नेट बॉलर से, टेनिस बॉलर से इंटरनेशनल लेवल पर लाने में जिस खिलाड़ी का रोल है वो भी इसी टीम का हिस्सा यानी सनराइजर्स हैदराबाद का, और वो खिलाड़ी है अब्दुल समद, जो अपनी बैटिंग के लिए आमतौर पर पहचाना जाता है। लेकिन अब्दुल समद ही ऐसे क्रिकेटर थे, ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने जम्मू में जब साइंस कॉलेज के अंदर पहली बार नोटिस किया 140-145 पे बॉल फेंकते हुए उमरान मलिक को, तो उन्होंने सबसे पहले वीडियोस टॉम मूडी और VVS लक्ष्मण को वहां से फॉरवर्ड की, कहा कि ये बॉलर हमारे जम्मू में ऐसा मौजूद है, आप इस पर गौर कीजिए। SRH सनराइजर्स हैदराबाद का जो थिंक टैंक था उसने गौर किया और नेट बॉलर के तौर पर उन्हें हैदराबाद बुलाया। बाद में क्या अचानक हुआ कि T नटराजन, जो यॉर्कर किंग की हैसियत से जाने जाते थे पिछले सीजन में, उस टूर्नामेंट से अचानक इंजरी की वजह से बाहर होते हैं और उमरान मलिक को मौका मिला और पहले मैच में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करके उन्होंने अपनी छाप
खेल के मैदान पर छोड़ी। ये दूसरा सीजन उससे भी कामयाब गया है, विकेटें ज्यादा रही हैं, स्पीड जबरदस्त, और इस सीजन की सबसे तेज गेंद करने का एजाज भी उमरान मलिक को हासिल है। जब जब मुकाबले खेले तब अवार्ड जीते हैं। अब्दुल समद जिनने उमरान मलिक को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है, उनके वालिदैन ने, क्योंकि फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक थे उमरान मलिक, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अब्दुल समद का थैंक्स किया है, जो उनका पहला बयान सामने आया है। अब आप उनको देखेंगे। लेकिन उमरान मलिक के साथ साथ अर्शदीप जो कि पंजाब के हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, डेथ बॉलिंग इस बार काफ़ी सही रही है। 14 मैचों में सिर्फ 10 ही विकेट्स मिले हैं, लेकिन बेहतर इकॉनमी, एवरेज 36 की इकॉनमी, 8 से नीचे जो इस बार IPL सीजन इसमें रही है, उसकी वजह से उन्हें भी टीम इंडिया में मौका मिला है। तो एक साथ ये दोनों नौजवान शायद अब खेलते नजर आए। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि कामयाबी का सफर इसी तरीके से जारी रहे। परवेज रसूल और राशिक सलाम के बाद और अब्दुल समद के बाद ये चौथे खिलाड़ी थे जो IPL में जम्मू कश्मीर की तरफ से खेल रहे थे। लेकिन अब आप इंटरनेशनल लेवल पर बतौर तेज बॉलर, लेकिन जम्मू कश्मीर के दूसरे खिलाड़ी आफ्टर परवेज रसूल, जिनने ढाका में सुरेश रैना की कप्तानी में डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ, उस मुकाबले के बाद कोई खिलाड़ी नहीं दिखा था जम्मू कश्मीर का ग्राउंड पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो आज उमरान मलिक जरूर आपको नजर आएंगे। सारी चीजें अगर ठीक रहती हैं, इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं, इस लय में अगर वो कॉन्टिन्यूसली चलते हैं। वक्त अब छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के उस पार कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, अहम मामला हिंदुस्तान के अंदर जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, और इसके साथ साथ आपको उस दौरे के हवाले से बात करेंगे जिस दौरान वज़ीर आज़म 40 घंटों के दौरान 2 दर्जन के करीब मुलाकातें करेंगे।